आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी मक्खन की तरह। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है रिवीजन सीरीज को कर रहे हैं। ये भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं भारत और विश्व भूगोल के, उनको हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान में एक टॉपिक है लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म से जो है क्वेश्चन आते हैं मिलान करने के संदर्भ में, तो इसको हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये लास्ट में रिवीजन सीरीज है। आपको ये पता ही है कि ये लेक्चर आपके लिए पीटी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक बात करें पीसीएस की, तो पीसीएस में जितना फैक्ट इंपॉर्टेंट है उतना अप्लाइड, उन फैक्ट्स में जितना अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है प्लस अप्लाइड जो आते हैं वो भी कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है। तो बात करें आज के लेक्चर की, तो आप सभी ने कभी ना कभी जो है एनसीईआरटी की क्लासेस पढ़ी होंगी, यानी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी। उसमें एक है जो फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा आप देखेंगे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, जिसमें भारत के पर्यावरण के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में बात कर चर्चा की है। दूसरा एक भौतिक भूगोल के सिद्धांत। ये दो बुक जो है एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट है, इसी में से आज का लेक्चर होगा। और जैसा कि आपको पता है कि पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पेज पर मिलेगी, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस पसंद पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको टॉपिक थोड़ा समझा देते हैं। तो आपने कभी न कभी आपने भू आकृति विज्ञान में एक टॉपिक पढ़ा होगा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस प्रोसेस यानी भू आकृति प्रक्रियाएं, जिसमें आपने पढ़ा होगा एंडोजेनिक प्रोसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है। या एंडोजेनिक फोर्स या एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें एक होता है डायस्ट्रोफिज्म यानी पटल विरूपण संचलन, और दूसरा होता है सडन, यानी इसे क्या कहते हैं, कैटास्ट्रोफिक कहते हैं। यानी डायस्ट्रोफिज्म यानी बटल विरूपण संचरण को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इप्यूरियोजेनिक, ओरोजेनिक। सबसे पहले आपको समझना पड़ा जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर आपको जितने भी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको यही समझना है। और ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रक्रिया पृथ्वी के सतह पर जितने परिवर्तन होते हैं दो टाइप से होती हैं, यानी दो प्रकार से होता है। एक तो वो फोर्स होता है जो पृथ्वी के अंदर की तरफ से कार्य करता है। ठीक है। दूसरा वो फोर्स होता है जो पृथ्वी के बाहर की तरफ से कार्य करता है। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होगा, आपने पढ़ा ही होगा। तो हमने बात कर रहे थे डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है पटल विरूपण संचलन या महादेश संचलन का मतलब होता है जो प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के अंदर से हो रही हैं, जो पृथ्वी के ऊपर आपको परिवर्तन दिखाई देता है पर्वत पठार मैदान के रूप में, या ओशन में आप देखेंगे अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट के रूप में, तो वो बहुत धीरे गति से हो रही हैं। ठीक है। उसी में देखेंगे इंडोजेनिक में ही एक आता है सडन मूवमेंट, यानी कह सकते हैं इसे कैटास्ट्रोफिज्म, जो एकाएक होता है, जिसमें आप देखेंगे अर्थक्वेक होता है, दूसरा आप देखेंगे ज्वालामुखी होता है। इनके द्वारा भी सतह पर कई सारे लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि हमको जो इस चैप्टर में अध्ययन करना है, यानी इस क्लास में अध्ययन करना है, उसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया का स्वरूप, जो प्रक्रिया के फलस्वरूप देखेंगे, जो पृथ्वी के अंदर जो संरचना बनती है और पृथ्वी के बाहर जो संरचना बनती है, उनके बारे में हमको देखना है। ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस में जो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट देखेंगे, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस या एक्सोजेनिक फोर्स की बात, जिसमें आप देखेंगे वेदरिंग आता है, वेदरिंग फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल आता है। इसमें हमको यहाँ पर फोकस करना है इरोजन यानी अपर्दन। अपर्दन में हम लोगों को आइस, यानी बात करें आइस इरोजन की बात करें, रिवर द्वारा जो इरोजन होता है, समुद्र द्वारा जो अपर्दन होता है, ये इरोजन होता है। ठीक है। हवा द्वारा जो होता है, इसके अलावा देखें भूमजल द्वारा जो अपर्दन होता है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ना है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं पीटी में, तो ये एरिया आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीटी के दृष्टि से। ठीक है। खासकर इस टॉपिक से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इरोजन की बात करें, इरोजन में आप देखेंगे अनाच्छादन की प्रक्रिया में यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखना है। अनाच्छादन तीन टाइप का होता है। एक होता है वेदरिंग, जिसे अपक्षण कहते हैं, मास मूवमेंट, जिसे क्या कहते हैं, बृहद संचलन कहते हैं। तीसरा होता है अपर्दन या परिवहन जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना, अपक्षण क्या होता है, अपक्षण होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कोई पर्वत है, यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, सबसे पहले क्या होंगे, ये अपने स्थान पर टूटेंगी। टूटेंगी तो ये क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण बल के स्वरूप ये क्या हो, नीचे आएंगी।
बृहद संचलन में जो है क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के फलस्वरूप नीचे आती हैं। तो ठीक है। और जो अपर्दन होता है इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। यानी गतिज ऊर्जा के कारण जो भी यहाँ पे मटेरियल रहता है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना, अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास जो है लैंड फॉर्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जो हम इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म की चर्चा करेंगे वो रिवर वाटर के द्वारा जो संरचनाएं बनती हैं उनके बारे में देखेंगे। यानी पृथ्वी पे और भू आकृति विज्ञान की बात करें उसमें बहते जल द्वारा यानी रिवर द्वारा उसके इरोजन के कारण जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो आपको पता है, रिवर को हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं अगर लैंडफॉर्म की चर्चा कर रहे हैं। एक होता है अपर कोर्स यानी युवा अवस्था, ठीक है, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स, ठीक है। लोअर कोर्स हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्या होता है, जब हिमालय से या फिर किसी पर्वत से कोई नदियाँ निकलती हैं तो नदियाँ का बहाव बहुत तेज होता है और इनका जो इरोजन की दर होती है वो आप देखेंगे ऊर्ध्वाधर इरोजन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी गहराई ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको वी शेप वैली देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मेच्योर पीरियड में आती हैं, ठीक है, यानी अगर बात करें मिडिल कोर्स में आती हैं तो इनमें देखेंगे समय के साथ क्या होता है, नदियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है, ठीक है। और मैदानी इलाकों में देखेंगे तो नदियाँ एकदम चौड़ी हो जाती हैं। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ऑक्सबोर्ड लेक की बात करें, बियंडर की बात करें, फुट प्लेन की बात करें, डेल्टा की बात करें, एस्चुरी की बात करें, ठीक है। तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है, वी शेप्ड वैली जो बनती है, वी शेप्ड वैली जो है नदियों के अपर्दन द्वारा बनती है, ठीक है। और वहीं एक से यू शेप्ड वैली पूछा जाए, यू शेप्ड वैली आप देखेंगे तो हिमानी यानी आप देखेंगे ग्लेशियर के अपर्दन द्वारा बनती है। इससे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वी शेप्ड वैली हमेशा ध्यान रखिएगा नदियों के पानी द्वारा अपर्दन द्वारा बनती है, ठीक है। और यू शेप्ड वैली जो होती है जिसे हैंगिंग वैली भी कहते हैं, ठीक है, हैंगिंग वैली जो होती है वो किससे बनती है, वो आप देखेंगे ग्लेशियर के इरोजन से बनती है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं नदियों द्वारा अपरदन से कुछ लैंडफॉर्म की चर्चा करते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहते जल द्वारा अपरदन की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे वी शेप्ड वैली के बाद देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत ने आप देखा होगा नर्मदा के कई सारे गॉर्ज आपको देखने को मिलेंगे, या विश्व में भी कई सारे गॉर्ज देखने को मिलेंगे। तो गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज एक गहरी घाटी होती है, यानी इसकी गहराई ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सीधी भुजाएँ आपको ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई भुजाएँ देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये इसके आसपास कठोर चट्टानें होती हैं। वहीं देखेंगे कैनॉन, कैनियन क्या होता है, कैनियन देखेंगे तो गॉर्ज से चौड़ी इनकी संरचना होती है और यहाँ पर आपको ये संरचना सीधी खड़ी ढाल नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि आप देखेंगे सीढ़ीनुमा आपको खास ढाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कैनॉन और गॉर्ज में ये अंतर होता है, ठीक है। कैनियन गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज गहराई ज़्यादा होती है और उसकी चौड़ाई कम होती है। वहाँ पर आप देखेंगे खड़ी चट्टानों के बीच में नदियाँ बहती हैं, जबकि वहीं कैनियन की बात करें, कैनियन की जो है चौड़ाई ज़्यादा होती है और चट्टानें जो आसपास रहती हैं वो खड़ी नहीं रहती हैं, बल्कि आप देखें पार्श्व ढाल आपको देखने को मिलता है। तो ये तो होगा गॉर्ज और कैनियन किसके द्वारा, नदी द्वारा अपर्दन से बनता है। इसके बाद नदी द्वारा अपर्दन से क्या बनता है, नदी द्वारा अपर्दन से आपको ध्यान रखना है प्लंज पूल। आपको सिर्फ ये और वर्ड ध्यान रखना है, प्लंज पूल किसके द्वारा बनता है, तो आपको ध्यान रखना है प्लंज पूल जो होता है ये नदियों द्वारा इरोजन से बनता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कोई नदी जो है ऐसे इरोजन कर रही है बड़े बड़े चट्टान लाकर, जैसे धुआंधार जलप्रपात की बात करें नर्मदा नदी द्वारा, तो वहाँ पर देखेंगे जब धुआंधार जलप्रपात नीचे गिरता है तो अपने साथ बड़े बड़े चट्टान लाता है। तो बड़े बड़े चट्टान लाता है, जब ये बड़े चट्टान यहाँ पर जैसे सपोज यहाँ पर रुक गए तो उसमें जो है फ्रिक्शन होता है, तो धीरे धीरे क्या होते हैं इधर की तरफ वो अपर्दन करते जाते हैं, इसे क्या कहते हैं प्लंज पूल बनते हैं, एक पूल बन जाता है, इसे क्या कहते हैं प्लंज पूल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है जब एक बार छोटे अथवा उथला अवसाद बन जाता है तो कंकड़ और पत्थर उन गड्ढों में जमा हो जाते हैं और बहते पानी के साथ क्या होते हैं घूमते हैं, फलस्वरूप गड्ढों का आकार क्या होता है बढ़ता जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्लंज पूल कहते हैं। अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको यही समझना है। मियंडर्स, मियंडर्स आप देखेंगे मियंडर्स क्या होते हैं, मियंडर्स देखिए ये भी नदियों के इरोजन द्वारा बनते हैं, तो बहुत गहरे और चौड़े होते हैं, ठीक है, कठोर चट्टानों को काट कर ये बनाते हैं। मियंडर्स जो है आमतौर पर वहाँ होते हैं जहाँ नदी के तल में तेज़ी से कटाव होता है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना, मेंडर्स किसके द्वारा, नदियों के द्वारा, अपरदन द्वारा बनते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको नाम को ध्यान रखना है कि नदी के अपरदन द्वारा बन रहा है कि निक्षेपण द्वारा बन रहा है। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अपरदन द्वारा, इरोजन द्वारा ये सारी संरचनाएं बन रही है। तो आपको डायरेक्ट जो है मिलान से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रिवर टेरेस, रिवर टेरेस की बात करें तो इसमें देखेंगे पुरानी घाटी के तल या बाढ़ के स्तर को चिन्हित करने वाली सतह होती है। रिवर टेरेस जो है नदियों के दोनों सतहों पर समान ऊंचाई पर हो सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, युग्मित छत कहा जाता है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, युग्मित छत या रिवर टेरेस को ध्यान रखना है। ये नदियों के इरोजन द्वारा बनते हैं। ठीक है, दूसरा, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो अपरदन द्वारा संरचना की बात कर लिए, इरोजन द्वारा नदियों। अब हम लोग बात कर देंगे उन नदियों के अपरदन के फलस्वरूप अपने द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, उनके डिपोजिशन से कौन कौन सी संरचना बनती है, यानी निक्षेपण से कौन कौन संरचना बनती है। तो सबसे पहली संरचना होती है एलुवियन फैन, यानी जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख तब बनते हैं जब उच्च स्तरों से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल के मैदानों पर आती हैं और टूट जाती हैं। ये क्या होती है, जलोढ़ पंख कहलाते हैं। आमतौर पर पहाड़ी ढलानों पर बहने वाली धाराओं द्वारा भारी अवसाद ढोया जाता है, यानी लाया जाता है, और भार निम्न स्तर वाले ढाल की धाराओं के लिए बहुत भारी हो जाता है। इससे क्या होता है, निम्न से शंकु आकार के रूप में फैल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख या एलुवियन फैन कहते हैं। तो ध्यान रखना है, एलुवियन फैन किसके द्वारा बनता है, ये नदियों के डिपोजिशन यानी निक्षेपण के द्वारा बनता है। बस इतनी चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है, बाकी और सारी चीज़ें अगर ना भी याद रहें तो भी चलेगा। डेल्टा, डेल्टा की बात करें तो डेल्टा भी आप देखेंगे नदियों के निक्षेपण से बनता है, और नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं तो नदी के मुहाने पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के डेल्टा बनते हैं, तो उन्हें डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग स्थान विकसित होते हैं। और इसके अलावा एस्चुरी की बात करें, एस्चुरी कहाँ बनता है, अगर बात करें वहीं भारत की बात करें, भारत में देखेंगे पूर्वी भारत की बात करें यानी ईस्टर्न घाट की बात करें, तो वहाँ पर नदियाँ जो हैं देखेंगे उसकी चौड़ाई, सॉरी उसकी ऊंचाई कम है, लगभग देखेंगे तो वहाँ पर कोस्टल एरिया जो है वो समुद्र से लगा हुआ है। वहीं वेस्टर्न घाट के देखेंगे तो उनकी ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक है, तो जो नदी धाराएं जो पूर्व की तरफ बहती हैं वो सीधे आकर कहाँ मिल जाती हैं, वो सीधे समुद्र से आकर मिल जाती हैं। वहीं आप देखेंगे पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो है वो क्या होती हैं, सीधे समुद्र से नहीं मिलती हैं, बल्कि कुछ दूर जाकर जो है समुद्र से मिलती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। तो डेल्टा आपको पता चल गया। डेल्टा क्या होता है, ये नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं तो ये अंततः जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, डिपोजिशन करते हैं, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण। जैसे आप बात करें तो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन में आप जाएंगे तो वहाँ पर गंगा के मैदान का आपको डेल्टा देखने को मिलेगा। बाढ़ के मैदान की बात करें तो ये भी बाढ़ का मैदान डिपोजिशन से बनता है, नदी द्वारा जो भी अवसाद लाए जाते हैं उनके द्वारा बनता है। ठीक है, अब नदी जब मेच्योर पीरियड में आती है तो एक बनता है मियंडर्स। ठीक है, मेंडर्स क्या है, एक लैंडफॉर्म नहीं बल्कि एक प्रकार का क्या है, चैनल पैटर्न है। या किस कारण बनता है, तो जब नदियां जो है युवावस्था से देखेंगे प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती हैं, यानी मेच्योर पीरियड में कह सकते हैं प्रवेश करती हैं, तब ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। और इसलिए देखेंगे तो मैदानी इलाकों में जो चट्टानें होती हैं वो उतनी मजबूत या कह सकते हैं कठोर नहीं होती, मिट्टी होती है, तो वहाँ उसके प्रभाव से क्या होता है, कटाव होने लगता है। ठीक है, तो कई सारी अनियमित जो है आपको पैटर्न देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये नदियाँ बहते बहते क्या होती है, यहाँ से ये नदी कट के इधर साइड मिल जाती है, तो ये जो लेक बनता है राउंड का, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सप्रो लेक कहते हैं, मियंडर के द्वारा ये बनता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे बाढ़ आती है, जब बाढ़ कम होने लगता है तो पानी जो होता है वो तलछट में जमा कर देता है और एक ऑक्सबो लेक क्या कहते हैं, झील का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, और ये ऑक्सबो लेक कई सारी हो सकती हैं, समय के साथ देखेंगे तो ये भी कट के यहाँ पर मिल जाएगा, और इधर भी, तो ये जो है नेचुरल लेक फॉर्म हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब यहाँ पर इसी का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, डेल्टा की बात की, कुछ डेल्टा के बारे में कभी कभी क्वेश्चन किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि चापाकार डेल्टा किस नदी में पाया जाता है, तो आप देखेंगे तो एक पंखे के आकार का जो है ये डेल्टा होता है, और ये जो आप देखेंगे मिस्र के नील नदी डेल्टा और भारत की गंगा नदी डेल्टा, इसका उदाहरण है चापाकार डेल्टा। तो मिलान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो टू द पॉइंट बातें करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करनी है। तो चापाकार डेल्टा क्या है, मिस्र के नील नदी डेल्टा का उदाहरण है, और भारत का गंगा नदी डेल्टा भी एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है।
दूसरा पूछा जाता है बर्ड फूड डेल्टा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या पंजाकार डेल्टा से। तो पंजाकार डेल्टा की बात करें तो यह नदी जो है देखेंगे, जो डेल्टा होता है ये जो डिपोजिशन होता है वो पक्षी के पंजे के आकार का होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, पंजाकार डेल्टा कहते हैं, या आप देखेंगे फिंगर डेल्टा भी कहते हैं। और ऐसा डेल्टा आपको उदाहरण ही पूछा जाता है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी में आपको ऐसा डेल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे परित्यक्त डेल्टा, यानी अबैंडन डेल्टा की बात करें, जब नदी अपने मुहाने पर स्थानांतरित होकर किसी अन्य जगह से अपना जल गिराती है तो इसे क्या कहते हैं, परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप देखेंगे चीन में येलो रिवर डेल्टा है, भारत में हुगली नदी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, हुगली नदी का पश्चिमी भाग, ये क्या है, परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है। बस इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तो रिवर, दूसरा आप देखेंगे ग्राउंड वाटर द्वारा निर्मित या भूजल द्वारा निर्मित जो है आकृति की बात करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ग्राउंड वाटर क्या है, एक अपरदनकारी बल है जिसकी, क्योंकि इसे ठोस चट्टान क्या करती हैं, भंग हो जाए, टूटने का काम करती हैं। जब वर्षा का पानी गिरता है जमीन पर तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और ये थोड़ा अम्लीय जो होता है पानी में ज़मीन में डूब जाता है और मिट्टी के छिद्रों तथा चट्टानों के दरारों को फ्रैक्चर के माध्यम से चला जाता है। तो ये इसमें दिखेंगे, इस तरह इसमें भूमिगत जल का प्रवाह होने लगता है। ठीक है। और भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर से निर्मित संरचना में सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है कास्ट टोपोग्राफी यानी कास्ट स्थलाकृत जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कास्ट स्थलाकृत में आपको ध्यान रखना है, कोई भी चूना पत्थर या डोलोमेटिक क्षेत्र जो सॉल्यूशन और निक्षेपण प्रक्रियाओं के माध्यम से भूजल क्रिया द्वारा निर्मित विशिष्ट भू आकृतियों क्या कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी में आप देखेंगे अपर्दन और निक्षेपण दोनों द्वारा जो है ये टोपोग्राफी बनते हैं, हालांकि उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है। अब अपर्दन द्वारा संरचना की बात करें तो स्वेलो होल की बात करें तो स्वेलो होल जो आप देख रहे हैं तो ये देखेंगे मध्यम आकार के गोल के आकार में भी आपको देखने को मिलेंगे, या आप गोल से थोड़े बड़े भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है, उतले गड्ढे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सोइल होल कहा जाता है। और होल के माध्यम से चूना पत्थर की सतह पर ये बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर द्वारा निर्मित जो है इरोजन सतह है। इसके अलावा देखेंगे सिंक होल देखेंगे, ये भी देखेंगे तो ये चूना पत्थर कास्ट के क्षेत्र में बहुत आम बात है। तो सिंक होल कैसे संरचना है, ये कास्ट टोपोग्राफी पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे तो ग्राउंड वाटर की इरोजन से ये संरचना बनती है। दूसरा देखेंगे लैपीज, लैपीज भी आपको देखेंगे, तो ये भी देखेंगे ग्राउंड वाटर के इरोजन से आपको संरचना देखने को मिलेगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट संरचना है तो आपको से पूछा जाए लाइमस्टोन पेमेंट यानी चूना पत्थर की बात करें तो ये आपको देखेंगे एक प्राकृतिक कास्ट लैंडफॉर्म है जिसमें एक कृत्रिम फुटपाथ जैसा दिखने वाला चूना पत्थर का एक सपाट उभरी हुई सतह आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो भूजल से क्या आपको केव्स बहुत सारे दिखेंगे। ठीक है। और उन क्षेत्रों में आपको दिखेंगे जहां चूना पत्थर और डोलोमाइट के साथ चट्टानों में सेल्स सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट के बेड आपको जहां देखने को मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी आपको केव देखने को मिलेगी। ये भी देखेंगे ग्राउंड वाटर के इरोजन से ये बनी संरचना है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ग्राउंड वाटर इरोजन से, तो अभी मैंने बताया कि कास्ट टोपोग्राफी इरोजन अपर्दन और डिपोजिशन से दोनों से निर्मित संरचना है। अब पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि स्टैग्लेमाइट्स ये कैसे संरचना है, यानी या अपर्दन रूपी संरचना है कि निक्षेपण रूपी संरचना है। तो उसमें देखा या कास्ट टोपोग्राफी है या भूजल द्वारा बनती है, भूजल द्वारा संरचना निर्मित है या बहते हुए जल द्वारा बनती है। उसमें आपको ध्यान रखना है ये ग्राउंड वाटर या भूजल द्वारा निर्मित संरचना है, जिसमें आप देखेंगे तो स्टेगलेमाइट्स की बात करें तो यह डिपोजिशन से निर्मित संरचना है। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर देखेंगे क्या है स्टेगलेमाइट्स, तो यहाँ पर देखेंगे जो ये रिस कर जो है कैल्शियम कार्बोनेट पर जमा होता जाता है, इसे क्या स्टेगलेमाइट कहते हैं। ऊपर से छत से जो लटकी हुई संरचना है नुकीली, ये क्या कहते हैं स्टेगलेफ्लाइट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब स्तंभ की बात करें, स्तंभ भी आप देख पिलर्स भी आप देखेंगे स्टेगलेमाइट अंततः क्या होते हैं अलग अलग व्यास के स्तंभों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्तंभ कहते हैं। तो अंततः देखेंगे तो ये भी इरो
जब डिपोजिशन से ये संरचना बनती है, यानी निक्षेपण से बात करें भूजल के द्वारा, अंततः आपको जब ये ओपन होता है केव, तो आपको ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फ्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विंड द्वारा निर्मित संरचना की। तो विंड द्वारा निर्मित संरचना की बात करें तो इन सबको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। विंड द्वारा निर्मित संरचना सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एस्ट्रिशन। एस्ट्रिशन क्या है? हवा द्वारा लाए गए रेत के कण अपने भीतर घर्षण की प्रक्रिया से क्या कहते हैं? शुरू कर देते हैं। इस वजह से क्या हो, उनका आकार घट जाता है। इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रिशन के रूप में जाना जाता है। अब विंड द्वारा जो है टोपोग्राफी की बात करें, तो पवन द्वारा अपर्दन निर्मित संरचना की बात करें तो सबसे पहले क्या देखेंगे? अस्फीतिक हॉल। अस्फीतिक हॉल की बात करें तो जिसे क्या कहते हैं? ब्लोअआउट्स भी कहा जाता है। तो हवा के कणों द्वारा हटाने से बनने वाले होल क्या कहते हैं? ब्लोअआउट्स होल कहते हैं। और इसके अलावा कई सारी आपको देखेंगे, तो सेमी एरिड रीजन में आपको देखेंगे हवा द्वारा, डेजर्ट रीजन में आपको देखेंगे तो वहाँ पर कई सारे जो है पवन जनित चट्टानों को प्रभावित करती हैं उन वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ ऐसी गहरी आकृति बन जाती है, एक केव की तरह आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको डेजर्ट रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे यार्डंग। यार्डंग आप बहुत ज़्यादा पूछा था, यार्डंग क्या है? यार्डंग जो है एक इरोजन संरचना है, और किसके द्वारा? विंड द्वारा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यार्डंग कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। इसके अलावा पूछा जुगैन। जुगैन क्या है? ये भी एक इरोजन से निर्मित संरचना है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको मरुस्थलीय रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक मेज के आकार का आपको देखने को मिलेगा। चारों ओर से हवाओं के अपर्दन से, नरम चट्टान के कटने से ये बनता है। इसके अलावा प्लाया। प्लाया भी आप देखेंगे, प्लाया देखेंगे तो सेमी एरिड रीजन में ऐसे छोटे-छोटे आप देखेंगे तो पानी के सूखे हुए आपको स्रोत देखने को मिलेंगे। इसे क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। अब पवन द्वारा निर्मित निक्षेपण संरचना की बात करें, यानी डिपोजिशन जो संरचना बनती है, सबसे पहले क्या होता है? रिपल्स। रिपल्स देखेंगे तो ये छोटे-छोटे लाइन आप देख रहे हैं, तो ये देखेंगे तो ये रिपल्स होते हैं, जो हवाओं द्वारा जो है हवा की दिशा के समकोण पर स्थित जो है नियमित लहरदार आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। इन्हें क्या कहते हैं? रिपल्स कहते हैं। रिपल्स जो है पवन द्वारा निक्षेपित संरचना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखेंगे लोएस। लोएस भी देखेंगे पवन द्वारा डिपोजिशन एक निर्मित संरचना है, और ये देखेंगे लोएस स्थलीय तलछट है जिसका निर्माण बड़े पैमाने पर क्वार्ट्ज से बने विंडम ब्लाउन गाद के कणों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये लोएस का मैदान है। ये लोएस का मैदान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखेंगे चाइना में, आप देखेंगे लोएस का प्लेटू है। तो ये भी देखेंगे तो ये डिपोजिशन से बनी संरचना है। कहाँ पर? ये आपको डेजर्ट रीजन में मिलेगा, और विंड द्वारा ये डिपोजिशन से बनी संरचना है। दूसरा देखेंगे ड्यून्स। ड्यून्स भी आपको ध्यान रखना है, ड्यून्स भी जो है डिपोजिशन से निर्मित संरचना है। ड्यून्स को दून भी कहते हैं, या कहते हैं कि ये जो है रेत के टीले हैं। ठीक है, तो ये भी डिपोजिशन से निर्मित संरचना है। ठीक है, दूसरा देखेंगे बरखांस। बरखांस की बात करें तो ये आपको अर्धचंद्राकार, इसे क्या कहते हैं? बरखांस कहते हैं, इसे ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको ड्यून्स कहते हैं, इसे बरखान। बरखान देखेंगे अर्धचंद्राकार निर्मित संरचना है। ठीक है, तो ये भी जो है हवाओं के डिपोजिशन से, रेत के डिपोजिशन से ये बनता है, यानी निक्षेपण से बनता है। इसके बाद लास्ट संरचना की बात करें जो विंड द्वारा बनती है, उसे क्या कहते हैं? शेप कहते हैं। शेप भी आप देखेंगे छोटे से अंतर के साथ देखेंगे, बरखान के समान ही आपको देखने को मिलेगा। इसे क्या कहते हैं? शेप कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यार्डंग कैसी संरचना है। ठीक है, यार्डंग देखेंगे इरोजन से निर्मित संरचना है पवन द्वारा, ड्यून्स डिपोजिशन से निर्मित संरचना है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे सी, यानी समुद्र द्वारा जो है, जो कोस्टल रीजन में आपको आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, यानी लहरों के प्रभाव से आप देखेंगे उनके द्वारा जो संरचना आपको देखने को मिलती है, कई बार उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले अपर्दन के फलस्वरूप हम देखेंगे बनने वाली कोस्टल संरचना की बात करेंगे। तो उसमें क्या बनता है? सबसे पहले आप देखेंगे क्लिफ। क्लिफ क्लिफ की बात करें, जैसे कोई माउंटेन है तो इरोजन से सबसे पहले क्या बनता है? क्लिफ बनता है। क्लिफ देखेंगे समुद्री चट्टान की एक खड़ी ढलान होती है, उसके टूटने से लहरों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, फिर आपको देखेंगे सी केव। सी केव बताएं तो अच्छी तरह से आप देखेंगे इसी क्लिफ के नीचे आपको देखने को मिलेगी, और ऐसी संरचना अगर आपको देखना हो तो आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया वगैरह में आपको ऐसी बहुत सारी क्लिफ मिल जाएंगी, जो जिसके नीचे आप देखेंगे समुद्र आपको देखने को मिलेगा। तो लहरों के इरोजन से टकराने से, फ्रिक्शन से ये संरचनाएं बनी हैं। दूसरा आप देखेंगे सी स्टैक। सी स्टैक की बात करें तो सी स्टैक आप देखेंगे तो ये सारे संरचना क्या था?
सपोज ये पहली सारी संरचना क्या थी, एक जो है माउंटेन था, तो लहरों के समुद्र के इरोजन से ये सारी संरचना बनी है, ठीक है। तो सी स्टैक की बात करें तो यह जो है देखेंगे एक समुद्री मेहराब से बना होता है, ठीक है। और जब समुद्री गुफाएं एक हेडलैंड के विपरीत किनारों से विलीन हो जाती हैं, तो यह मेहराब के द्वारा मेहराब ढह जाता है, तो ये टैक होता है। सी टेरेस की बात करें, यह एक रॉक टेरेस होता है जहाँ समुद्री चट्टानें जिसके समान एक लहर कट प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्र तल से ऊपर उठा होता है, ठीक है। तो ये होता है सी टेरेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारी संरचनाएं आप देख रहे हैं, सी स्टैक की बात करें, सी स्टैक आपको ध्यान रखना किस संबंधित है। सी स्टैक आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अगर आपसे दो ऑप्शन दिया जाए, सी स्टैक ग्लेशियर द्वारा निर्मित संरचना है कि विंड द्वारा निर्मित संरचना है या फिर समुद्री लहरों द्वारा निर्मित संरचना है, तो आपको ध्यान रखना है सी स्टैक जो है ये समुद्र द्वारा निर्मित संरचना है, ठीक है। अब कोस्टल रीजन के डिपोजिशन से कुछ संरचनाएं बनती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे स्पिट, स्पिट ऑन बार्स के साथ स्पिट, सैंड स्पिट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो लहरें द्वारा जो है डिपोजिशन से जो है ये संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। और तो ये देखेंगे जो स्पिट का एक छोर होता है वो मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सैंड स्पिट किसका उदाहरण है, तो सैंड स्पिट का एक भाग जो होता है कि समुद्र में आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा देखेंगे तो ये मुख्य लैंड से जुड़ा होता है, आप मुख्य लैंड से यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अंदर आपको बे देखने को मिलेगी, खाड़ी देखने को मिलेगी। बार की बात करें तो बे माउथ बार की बात करें तो ये भी क्या होता है, जिसे अपतटीय बार के रूप में जाता है, समुद्र तट से अपतटीय तरंगों द्वारा निर्मित एक रिज होता है, ठीक है। आमतौर पर देखेंगे आंशिक रूप से जलमग्न और बाहर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा बात करें तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है सी से निर्मित संरचना थी। अब हम लोग बात करेंगे हिमनद यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित संरचना। तो ग्लेशियर द्वारा देखेंगे तो कई सारे जो है इनके इरोजन से भी निर्मित संरचना होती है, डिपोजिशन से संरचना बनती है, उनके बारे में सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, तो एक पूछा जाता है कभी कभी फ्योर्ड कोस्ट, फ्योर्ड संरचना आपको ध्यान रखना है, ये हिमनद द्वारा निर्मित संरचना है, ना कि वो सी द्वारा निर्मित संरचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्योर्ड जो होता है, फ्योर्ड कोस्ट जो होता है, ये हिमनद द्वारा निर्मित संरचना होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा फ्योर्ड के अलावा आप देखेंगे सर्क भी आप देखेंगे तो ये भी देखेंगे तो हिमनद यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित संरचना है सर्क, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सर्क जो है ये हिमनद द्वारा यानी हिमालय पर्वतों के भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इतना आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर्क जो है ये ग्लेशियर द्वारा निर्मित संरचना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो, हॉर्न या गिरसिंग या जिसे कहते हैं सिल्टेड कटक, तो इसे ये भी ग्लेशियर द्वारा निर्मित संरचना है। इसका द्वारा इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है यू शेप्ड वैली जो देखने को मिलेगी, ये आपको ग्लेशियर द्वारा निर्मित जो है संरचना देखने को मिलेगी। इसके द्वारा ग्लेशियर के अपर्दन के द्वारा ये अ, बनती है, ठीक है, यू शेप्ड वैली। अब ये तो जो संरचनाएं बताई वो अपर्दन द्वारा बताई। अब हम देखेंगे ग्लेशियर के डिपोजिशन से कौन कौन संरचना बनती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये ग्लेशियर टिल। ग्लेशियर टिल क्या होता है, इसमें देखेंगे तो जब इरोजन के द्वारा बड़े बड़े चट्टान लाया जाता है, इनको डिपोजिशन से जो संरचना होती है, लंबी कटक जो बनते हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियल टिल कहते हैं। तो ग्लेशियल टिल देखेंगे हिमनदों द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप जो है संरचनाएं बनती हैं सतह पर, तो इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियल टिल कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है मोरीन। मोरीन भी देखेंगे तो यह एक चलती ग्लेशियर द्वारा छोड़ी गई सामग्री होती है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मोरीन कहते हैं। एस्कर भी आप देखेंगे ए डिपोजिशन लैंडफॉर्म होता है, ठीक है, एस्कर ये भी देखेंगे तो ग्लेशियर द्वारा छोड़ी गई संरचना होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से गिरता है और यह बर्फ छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है एस्कर क्या है, यह डिपोजिशन से निर्मित संरचना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ड्रमलिन। ड्रमलिन भी आप देखेंगे तो ये उल्टा देखेंगे तो उल्टा टोकरी के आकार का या कह सकते हैं अंडे के आकार का आप देख सकते हैं, अंडाकार समतल होता है, कटकनुमा, ये भी देखेंगे तो डिपोजिशन से बनता है, ग्लेशियर के डिपोजिशन से निर्मित संरचना है।
ठीक है, बस आपको इतना ही चीज़ें याद रखना है, बाकी मैंने इसमें डिटेल दिया है, लेकिन आपको डिटेल में ज़्यादा घुसना नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरत है, वो पढ़िए और ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपर्दन रूपी संरचना यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया है, डिपोजिशन से निर्मित संरचना फिर से एक बार दे दिया गया है, जिससे ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो आपको हॉर्न पूछा जाए, क्रीक पूछा जाए, ठीक है, एरिड पूछा जाए, तो ये हैंगिंग वैली पूछा जाए, तो ये अपर्दन से निर्मित, या यूप शिफ्ट वैली पूछा जाए, तो ये क्या है? अपर्दन से निर्मित संरचना है। ठीक है, आउटवाश प्लेन भी क्या है? अपर्दन से निर्मित संरचना है। ठीक है, और फियोर्ड कोस्ट भी। ठीक है, डिपोजिशन से निर्मित संरचना आपको इसमें ध्यान रखना है, एस्कर, ठीक है, और कैटल लेक्स, ये सब क्या है? ये आपको डिपोजिशन से निर्मित संरचना मिल जाएगी। इसके अलावा मोरीन भी आपको डिपोजिशन कह सकते हैं, उससे निर्मित संरचना देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर वही सारी चीज़ें फिर से दी गई हैं। अब हम लोग बात करें ज्वालामुखी से निर्मित संरचना की। तो ज्वालामुखी से निर्मित संरचना, इसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको ध्यान रखना है, लैकोलिथ, लैकोलिथ क्या बनता है? ये ज्वालामुखी के नीचे बनता है। ज्वालामुखी उल्टे अंडे के आकार, मान लीजिए उल्टे तस्तरी के आकार का जो है संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। ज्वालामुखी निर्मित संरचना में सबसे गहराई पर बनने वाले भाग को क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी संरचना में सबसे नीचे बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ज्वालामुखी ठंडा होकर ये डिपोजिशन होता है। तो इसमें लैकोलिथ और बैथोलिथ आपको ध्यान रखना है। बैथोलिथ ध्यान रखना है सबसे नीचे निर्मित संरचना है। लैकोलिथ देखेंगे तो ये आप देखेंगे ये ज्वालामुखी वेंट है। यहाँ पर ज्वालामुखी जाके ठंडी हो गई, पृथ्वी के ऊपर न जाके यहाँ पर जो है ठंडी हो गई है, उल्टे तस्तरी नुमा या उल्टे अंडा का आकार की समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। सिल्ट क्या होती है? सिल्ट एक देखेंगे क्षैतिज संरचना होती है, पतली, यहाँ पर ज्वालामुखी जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इतने इसमें इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और आपको ज्वालामुखी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी से जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उससे एक सब सर्वाधिक मात्रा में कौन-कौन सी गैसेस निकलती हैं? तो आप देखेंगे 99% आपको वाटर वेपर देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन-सी गैसेस निकलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है H2O, यानी वाटर वेपर सबसे अधिक मात्रा में निकलता है ज्वालामुखी के फलस्वरूप। ठीक है? और ज्वालामुखी अगर कहीं पर बड़े मात्रा में विस्फोट हो रहा है, ठीक है, तो उसका लॉन्ग टर्म प्रभाव क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्रभाव आप देखेंगे, जो ज्वालामुखी ऐश होता है, ठीक है, यानी धूलकण जो होते हैं, वो 1 से 3 साल तक जो है कहाँ रहते हैं? आपको आसमान में दिखाई देंगे। तो उसके द्वारा क्या होता है, सूर्य के द्वारा जो भी रेडिएशन आती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, वो सब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और अंततः देखेंगे यहाँ का मौसम जो होगा ठंडा आपको देखने को मिलेगा। और वहीं जो तरंगे जो है, यानी रेडिएशन सतह पर आपको दिखेंगी, तो वो इंफ्रारेड होती हैं, वो जाकर रिफ्लेक्ट होकर फिर नीचे आती हैं। लेकिन इसके फलस्वरूप आपको सिंपल आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी ज्वालामुखी का बड़े मात्रा में विस्फोट हो रहा है, तो जितना भी सूर्य का प्रकाश नीचे आना चाहिए, वो सारे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इससे देखेंगे सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा? औसत ठंडा देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फिर वही चीज़ें आपको शॉर्ट में दिया गया है, ग्लेशियर से निर्मित संरचना। तो इसमें यू शेप्ड वैली आपको ध्यान रखना है, ग्लेशियर से अपर्दन से निर्मित संरचना है। वहीं भी शेप्ड वैली आप देखेंगे नदियों द्वारा निर्मित संरचना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।